नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज 3 दिसंबर वाले आर्टिकल्स को देखेंगे। तो देखो, हमारे पास बहुत सारा आर्टिकल है, ये सब है, ठीक है। तो एक लोकसभा जो है मणिपुर जीएसटी बिल को पास करी है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों की बात हो रही है, जैसे जीएसटी काउंसिल की जो 56th मीटिंग हुई है, फिर उसके बाद जीएसटी की भी थोड़ी थोड़ी सी बात हुई है। तो हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला है जीएसटी एक्ट। तो रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा करंट अफेयर से अपडेट भी हो जाएगा। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका अगर देखोगे तो 101st मतलब 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2016 में। ठीक है, बेसिकली ये 17 से लागू हुआ था, तो इसलिए उसको जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड थ्रू 2017 लिखता है। बट ठीक है, एक्ट ये बना था 2016 में। न्यू आर्टिकल्स इससे ऐड किए गए थे, याद रखना कि 246 ए ये स्टेट से रिलेटेड था, 269 ए जिसमें जीएसटी को एक्चुअली इसमें रखा गया है, एंड इसमें जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है, ठीक है, 279 ए। ठीक है, ये 246 ए जो था, स्पेशल प्रोविजन सेंटर एंड स्टेट हैव कंकरेंट पावर टू लेवी जीएसटी, और पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर इंटर स्टेट जीएसटी, जिसको आईजीएसटी भी कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटर ठीक है, 269 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ, तो पावर इसमें बताया, और इसमें अब तरीके बताएंगे, नॉर्म्स बताएंगे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, अपॉइंटमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बेस्ड ऑन पार्लियामेंट लॉ। फिर 279 ए जो है, ये जीएसटी काउंसिल स्टेब्लिश करने की बात करती है, ठीक है। अगर टैक्सेस देखोगे सब्ज्यूम्ड में, सेंट्रल के पास क्या है, एक्सरसाइज ड्यूटी है, सर्विसेज टैक्स, सीवीडी, एसएडी, सेंट्रल सरचार्जेस, सेसेस रिलेटेड टू सप्लाई, ये सब मिला के सेंट्रल जीएसटी में आ गया था, सीजीएसटी में, ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह। और स्टेट लेवल पे क्या क्या हुए थे, तो वैट था पहले, एंट्री टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, लग्जरी टैक्स था, परचेज टैक्स, एंड स्टेट के सेसेस होते थे। इन सबको मिला के एसजीएसटी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब हो गए। अब जीएसटी टाइप्स में देखोगे तो वही सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड होता है, फिर यूटी का जीएसटी अलग होता है, जो यूटी है भारत में टोटल। अब इसमें कुछ कंपेंसेशन सेस दिए जाते हैं, जैसे कि सेस लगाए जाते हैं, जैसे लेवीड ऑन लग्जरी या सिन गुड्स फॉर कंपेंसेटिंग स्टेट्स, एक्सटेंडेड पीरियड एज पर द डिसीजन आफ्टर ट्रांजिशन कंप्लीशन। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे कि गुड्स जो है, मतलब गुड्स पे है 40 लाख तक का, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट। जबकि स्टेट को थोड़ा सा वेरिएशन अलाउड है, और सर्विसेज पे है 20 लाख तक का, 10 लाख फॉर एस कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलाउड है, ठीक है। ठीक है, देखो आगे देख लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स, और इस मेंबर्स कौन कौन होते हैं, स्ट्रक्चर एंड चेयरमैन। तो चेयर पर्सन जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, एज ऑफ अभी अपडेटेड देखा जाए तो दैट इज निर्मला सीतारमन। मेंबर्स जो होते हैं इसमें, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस होते हैं, स्टेट फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर फॉर ऑल स्टेट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर। ये किसी यूपीएससी वाले एग्जाम में पूछा था, जिसमें कि यहाँ पीएम का भी ऑप्शन था, ठीक है। सो द पीएम इज नॉट इन द जीएसटी काउंसिल। इसके चेयर पर्सन जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एंड मेंबर्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें वोटिंग जो होता है उसका डिसीजन वेट के बेसिस पे होता है, ठीक है, मतलब वेट इन टर्म्स ऑफ की वो वोट का क्या कर सकते हो, वैल्यू कितना है। तो सेंटर का 1/3 है, स्टेट का 2/3 है, ठीक है, ये सारे स्टेट्स मिला के हैं, ठीक है। मतलब 3/3 अगर ले रहे हो तो 1/3 है स्टेट्स सेंटर का, एंड 2/3 है स्टेट्स का, ठीक है। ऑल दो इसमें सारे स्टेट्स आ जाते हैं, और सेंटर का ये शे होता है। इसमें 75% मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। अब ये जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या होता है, तो रिकमेंड करता है रेट्स को, स्लैब्स को, वो जैसे 0, 12, 05, 12, 18, ये सब स्लैब रेट्स है ना, इन सब को, एग्जेम्पशंस को, मॉडल लॉज को, थ्रेशोल्ड्स को, स्पेशल प्रोविजंस, डिबेट फॉर ब्रिंगिंग पेट्रोलियम अंडर जीएसटी, अपॉइंटमेंट रूल्स, ठीक है, ये सब है। फिर वेट एंड मेजर,
तो एक बेसिकली वेट एंड मेजर से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें कि एक बेसिकली वेट एंड मेजर से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें कि एक ग्रुप बनाई गई है जिसका नाम है हाई लेवल कमिटी ऑन नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ सजेस्ट करा है कि यूज ऑफ कस्टमरी एंड सप्लीमेंटल यूनिट्स लाइक फीट, यार्ड्स, डोजन, ये सब। तो हम लोग वेट एंड मेजर, देखो यहाँ दिया है ना कि बेस यूनिट ऑफ वेट्स एंड मेजर स्टेट्स द बेस यूनिट ऑफ लेंथ शैल बी मीटर, ये सब चीजों को तो हम देख लेंगे, ठीक है। ये टोटल जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और वो सब चीजें। तो देखो जो बेस यूनिट होती है उसका सिस्टम में इंटरनेशनल जो होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, तो दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। अब आपको याद होगा कि लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए, वेट के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक के लिए एम्पियर, हीट के लिए केल्विन, सब्सटेंस ऑफ मैटर के लिए मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, ठीक है। अब इसमें डिराइव्ड यूनिट्स है, जैसे न्यूटन है, जूल है, वॉट है, पास्कल, वोल्ट, ओम। अब एसआई प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे किलो है, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273.15 को जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में आ जाता है, ठीक है। ये बेसिक साइंस 6 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये कर देते हैं। तो मतलब जो भी डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे सपोज करो कि 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फॉरेन हाइट में, तो कैसे करोगे, तो 9/5 इंटू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 32, ठीक है। तो ये देखोगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 32, ठीक है, 77 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 77 फॉरेन हाइट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कन्वर्जन। तो ये सब आपने 6 7 वाले साइंस में बेसिक में पढ़ा होगा। फिर है स्टेट फेस्टिवल्स। देखो यहाँ एक आर्टिकल है कि हॉर्नबिल फेस्ट स्टार्ट्स एज नागालैंड अपोजेस टेबल कप्स। बेसिकली इन पे देखोगे क्या, तो प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम लगा हुआ है, ठीक है, नागालैंड पे, मणिपुर और मिजोरम पे भी लगा हुआ था। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम के वजह से जो फॉरेनर्स होते हैं उनको परमिशन लेना होता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, इसके वजह से हमारे स्टेट में जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अगर चूंकि हॉर्नबिल अकेले अच्छा खासा, जैसे देखोगे इन 2013 जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे वो हॉर्नबिल फेस्टिवल में सिर्फ 1 लाख के आसपास थे, एंड फॉरेन टूरिस्ट अप्रॉक्स 5,000 के आसपास थे, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, मतलब ये सब डेटा है। तो इसका आर्ग्यूमेंट है कि इसको हटा दिया जाए, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अभी वैसे नागालैंड अपना 63rd स्टेटहुड डे मना रहा है, ठीक है, एंड फेस्टिवल का पहला दिन इसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक थी कुछ कुछ, तो हम लोग इसको देख लेंगे। तो स्टेट फेस्टिवल है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग देख लिए, नागालैंड दिसंबर में होता है, ठीक है। किस्मा नागा ट्राइब्स का कल्चरल फेस्टिवल है। देखो एक लोसर होता है, ठीक है, लोसर, ये लद्दाख में होता है, ये तिब्बतियन न्यू ईयर है, मार्क कर लेना, एग्जाम में ये सब पूछेगा, ठीक है। लोसर से लद्दाख तिब्बतियन का न्यू ईयर है। फिर एक सागा दावा होता है, ये सिक्किम का है, ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। बिहू आपको पता होगा आसाम का है, जिसमें रंगोली, माख, कोनाकली वगैरह बनाते हैं। फिर थिमिथी है, ठीक है, फायर वॉकिंग, ये तमिलनाडु में होता है, ये हिंदू ट्रेडिशन है। ओनम केरला का पता होगा, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किंग महाबली के वो में मनाया जाता है इसको, ठीक है। फिर थिरुसरपुरम है, ये केरला में होता है, कुम नाथन टेम्पल में ये मनता है, ठीक है। फिर पोंगल पता होगा आपको, तमिलनाडु में है, थिमिथी पोंगल तमिलनाडु में है, ओनम थिरुसिपुरम वो केरला में है। फिर पुष्कर फेयर कहाँ होता है, तो दैट इज इन राजस्थान। डेजर्ट फेस्टिवल भी राजस्थान जैसलमेर में। खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश। कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क टेम्पल ओडिशा। पूरी रथ यात्रा ओडिशा जगन्नाथ टेम्पल में। हेमिस फेस्टिवल आपको याद होगा, लद्दाख। एक और कौन था, लोसर फेस्टिवल, ठीक है, दैट इज लोसर इज तिब्बतीय न्यू ईयर, ठीक है। तो फिर वांगला हो गया जो मेघालय में होता है, गैरो ट्राइब जो होती है, गारो ट्राइब दैट दे सेलिब्रेट। फिर तरन तरन मेला जो होता है दैट इज इन पंजाब।
फिर चापचरकूट होता है, दैट इज इन मिजोरम। फिर कार्बी यूथ फेस्टिवल, इट इज ऑल्सो इन आसाम। फिर फागुन मडाई, ये छत्तीसगढ़ में होता है, जाजपुर में। फिर बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में होता है। फिर मेदरम सम्मक्का सारालम्मा जत्रा, दैट इज इन तेलंगाना। ये एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, MSSSJ। ठीक है, नेम थोड़ा सा है, मेदरम समक्का शारालमा जतरा। ठीक है, तो दैट इज, तो ये हो गया हमारा स्टेट फेस्टिवल्स। ये सब देखो बीच बीच में और भी आएंगे, तो वी विल सी। अभी ये सब आया तो इसको देख लिए, अगली बार लिस्ट में ये सब को नहीं रखेंगे, जो आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको रिलेट करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल आया तो कुछ देख लिए, फिर कब कुछ और आएगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेंट अफेयर से करके रिलेटेड रहेगा, सो इट विल बी इजी इन एलिमिनेटिंग ऑप्शन एंड मार्किंग द करेक्ट आंसर इन एग्जामिनेशन। अब देखो एक नेक्स्ट आर्टिकल है कि गवर्नमेंट चाइना काउंटर पुश फॉर आरई मैग्नेट्स, रियर अर्थ मैग्नेट्स। इसमें उन सब चीजों की बात हो रही है। ठीक है, कि इंडिया वो क्या कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ है। ठीक है, जैसे देखो NDFEB मैग्नेट्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कमर्शियली डिमांडेड मैग्नेट कंसीडर किया जाता है। तो इस मैग्नेट में क्या क्या होता है, नियोडाइमियम, आयरन एंड बोरोन होता है। ठीक है, NDFE, ND से नियोडाइमियम हो गया, Fe से आयरन हो गया, B से बोरॉन हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या स्थिति है, और ऐसे ऐसे और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका यूज होता है। ठीक है, तो ठीक है, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो उसमें टोटल 17 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 17 एलिमेंट्स होते हैं। 15 जो होते हैं वो लेंथेनाइट्स ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, 15 जो होते हैं लेंथेनाइट्स ग्रुप वाले होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर स्कैंडियम होता है, इट्रियम होता है। ठीक है, अब लेंथेनाइट्स में कौन कौन आते हैं, तो देखो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते, पता नहीं इनका क्या-क्या वो होता है, कॉपीराइट वगैरह। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो देखो ये जो यहाँ से ये निकालते हैं ना 57 से 71 तक, ठीक है, तो इसको यहाँ ले आते हैं, और फिर ये जो होता है एक्टिनाइड्स यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड्स कह रहे हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या कह रहे हैं, तो एंकिनाइड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो बस रेफरेंस के लिए मैंने दिखा दिया। तो बेसिकली इसमें ये सब एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ये F ब्लॉक में होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो देखोगे तो +3 होता है। ठीक है, कुछ में +2 भी होता है, +4 भी होता है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए। अब देखो इसमें नियोडाइनिमम होता है, डाइमियम होता है, जो NDA परमानेंट मैग्नेट्स इससे बनते हैं। ठीक है, फिर प्रेशियोडाइमियम जो होता है PR, एयरक्राफ्ट इंजन के लिए अलॉय बनते हैं इससे। ठीक है, ये सब पूछता है, ये BPSC में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग अपॉन दिस। फिर डाइसप्रोसियम जो होता है, हाई टेम्परेचर मैग्नेट इसके लिए बनते हैं। फिर यूरोपियम जो होता है, दैट इज रेड फॉस्फोरस, इन LED टीवीज डिस्प्ले वगैरह में लगते हैं। फिर सीरियम होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनते हैं इसमें। फिर लैंथेनियम होता है, La कैमरा लेंसेस या बैटरीज इससे बनती है। फिर ल्यूमिनेसेंस जो होता है, ये इसमें EU और TV, यूरोफियम एंड TV वगैरह आता है, स्ट्रांगली यूज इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। और बाद बाकी अगर आप इसमें जियो पॉलिटिकल फैक्ट देखोगे तो प्रोडक्शन डोमिनेटेड बाई चाइना, राइजिंग एक्सट्रैक्शन इन ऑस्ट्रेलिया, USA एंड इंडिया, इंडिया भी इसमें कूद पड़ा है। ठीक है, अब ये जो लैंथेनाइट्स होता है ये पीरियड 6 में आता है, हम लोग देखे। फिर F ब्लॉक में आता है, एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक होता है। फिर एक्टिनिट नाइट्स जो होता है वो पीरियड 7 में आता है, 6 के नीचे 7। F ब्लॉक में ये भी होता है, एटॉमिक नंबर 89 टू 103 तक होता है। ठीक है, अल्काली मेटल का देखोगे तो ग्रुप 1 में होता है, अल्काली अर्थ मेटल का देखोगे ग्रुप 2 में होता है, हेलोजेंस जो होते हैं वो ग्रुप 17 में होता है। याद रखना इधर जो होता है दैट इज ग्रुप, ये जो होता है दैट इज पीरियड। तो ये सबसे लास्ट वाला जो होता है दैट इज ग्रुप 18, एंड उसके पहले जो होता है ग्रुप 17। ठीक है, तो इसमें तो इनर्ट गैसेस होते हैं, हेन्ने आके जारे। उसके पहले जो होता है दैट इज हेलोजन सीरीज होते हैं। ठीक है, पहला में आपको याद होगा गैसेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हीलियम वगैरह।
ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ग्रुप 3 एंड 4 में। मेटेलियोइड्स जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब चीजें हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखोगे तो फ्लोरीन होता है, याद रखना ये पूछता है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रेंसियम होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो सीजियम होता है, ठीक है। ऑप्शन में जैसा भी आए देख लेना। मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम होता है, और लाइटेस्ट मेथम मेटल इज लिथियम, ठीक है, बैटरी एल वाला। हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज दैट इज यूरेनियम, ठीक है। हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग है, बाद बाकी एलवाई बना के तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग 17 या 18 नवंबर वाले में वर्ड ऑफ द ईयर करे थे, उस समय ऑक्सफोर्ड का नहीं आया था, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का अभी आया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं, ये रेज बेट है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कॉलिंस है, कैम्ब्रिज है, डिक्शनरी डॉट कॉम है, इनके वर्ड ऑफ द ईयर को देख लेते हैं एंड उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। देखो ऑक्सफोर्ड का है रेज बेट, इसका मतलब क्या होता है, कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट जो भी डिजाइन टू प्रोवोक एंकर फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। आप बहुत सारा थंबनेल देखोगे तो उसपे ऐसा ना पिक्चर बना के देखेगा दिया रहेगा, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा भी, और मतलब थोड़ा सा उस तरीके का फ्रस्ट्रेशन आएगा, और आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसको सोचोगे, देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली रेज बेट, ठीक है। कंटेंट, वैसे कंटेंट को रेजबेट कंटेंट कहते हैं, डिजाइन टू प्रोवोक एंगर फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। कॉलिंस का है वाइव कोडिंग, कोडिंग डन थ्रू प्रॉम्प्ट्स एंड एआई असिस्टेड नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, उसको वाइव कोडिंग कहते हैं। कैम्ब्रिज का है पारा सोशल, वन साइडेड साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स या एआई, ठीक है, वन साइडेड है। जैसे कि आज मतलब सॉरी अगर किसी का वो हर्ट हो तो बीटीएस का देखोगे तो बीटीएस वाले जो बैंड हैं दे डू हैव क्रिटिकल या फिर कह सकते हो कि नल व्यू अबाउट इंडियन एंड इंडिया, पर्टिकुलरली इंडियन गर्ल्स, ठीक है। बट इंडियन गर्ल्स का इनसे मतलब ग्रेट लेवल का अट्रैक्शन है। आई एम नॉट सेइंग ओनली गर्ल्स, बॉयज आर आल्सो देयर, बट ग्रेट अट्रैक्शन है, तो ठीक है, ये वन साइडेड लव टाइप का हो गया। तो पारा सोशल वैसे ही करता है, ठीक है। एआई से भी देखोगे कि लोग अपना पर्सनल चीज इवन की फैमिली मेंबर्स में या फिर फ्रेंडशिप ग्रुप्स में शेयर नहीं करते हैं, बट दे शेयर इन विथ एआई, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली पारा सोशल, और ये कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर है, ऑक्सफोर्ड का रेज बीट है, कॉलिंस का वाइव कोडिंग है, ठीक है। डिक्शनरी डॉट कॉम का 67 या 67 है, सोशल मीडिया शॉर्ट हैंड फॉर ओकेइस या मॉडरेट मूड ऑफ और रिएक्शन, ठीक है। मतलब कहते नहीं है वो 19-20 का फर्क है, ठीक है। तो ये 19-20 हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग 6-7 का डिफरेंस है या 6-7 है, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट सोशल फॉर ओकेइस मतलब ठीक है, ओके ओके है, मॉडरेट है, समझ में आ रहा है। तो वैसे फिर अब आ जाते हैं, वैसे इसमें ना सेस वगैरह, सरचार्ज वगैरह, लाफर कर्व वगैरह, ये सब की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम उन चीजों को देख लेंगे कि ये इकोनॉमिक टर्म का डेफिनेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट क्लैरिटी रहता है, तो वो समझ में आएगा। देखो सेस क्या होता है कि एडिशनल लेवी होता है टैक्स टाइप का फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, नॉट शेयर्ड विथ स्टेट्स अनलेस स्पेसिफाइड, कैन बी ऑन टैक्स और गुड्स, ठीक है। इसको इसलिए इसको मतलब बेसिकली क्या कर सकते हो, डिस्प्यूट का वो होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कि अब जैसे समझो, सिंपल सी बात है, वुमेन वेलफेयर रिलेटेड कोई स्कीम ले आना है, ठीक है, बजट है नहीं, तो या फिर पुअर फ्रेंडली कोई बजट ले आना, स्कीम ले आना है पुअर फ्रेंडली, और बजट है नहीं, तो स्टेट क्या करती है ना, सेस लगा देती है पेट्रोल पे या कोई भी चीज पे, ठीक है। और वो सेस लगा लेती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और स्टेट के साथ वो शेयर जनरली नहीं करती है जब तक ये स्पेसिफाइड नहीं है। सरचार्ज क्या होता है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, इसलिए इसको टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। ये एडिशनल चार्ज ऑन टैक्स लायबिलिटी यूजुअली ऑन हायर इनकम स्लैब्स या पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। देखो ये कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स देखोगे, ठीक है, या फिर लग्जरी टैक्स देखोगे, बेसिकली यू हैव ऑलरेडी पेड योर इनकम टैक्स, योर जीएसटी, मतलब एवरीथिंग यू हैव पेड, बट अब फिर भी आपके पास ना पैसा सरकार देख रही है कि ज्यादा बच जा रहा है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर ना कोई एडिशनल टैक्स मार देगी, ठीक है।
मतलब आप तो ऑलरेडी टैक्स दिए हो, उस पे भी टैक्स कर दे रही है, जो आपका टैक्स के काटने के बाद पैसे बच रहा है उस पे भी, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज सरचार्ज। उसके बाद सब्सिडी आपको पता होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जो कॉस्ट को लोअर कर देता है। जैसे कि एक्चुअल सोलर पंप मिलने वाला है जो वो 50,000 का है, सरकार उस पे 10,000 की सब्सिडी दे दी, नाउ यू आर गेटिंग इट एट 40,000। फिजिकल डेफिसिट आपको पता होगा, रेवेन्यू डेफिसिट पता होगा, प्राइमरी डेफिसिट पता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पता होगा। अगर नहीं है तो पढ़ सकते हो। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोड रिसिप्ट्स। ये इकोनॉमिक का है कि हम लोग कुछ कुछ बोरो करते हैं, कुछ बोरो नहीं करते हैं, और नॉन बोरोड रिसिप्ट्स होते हैं उसमें उसको जब माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो जो बच जाता है दैट इज फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब भी वही होता है कि कितना खर्चा करे और कितना रिसिप्ट आया, उसके बीच जो डेफिसिट हुआ वो वाला। फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट फॉर और रिड्यूस लायबिलिटी। बेसिकली जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, रोड बनाने पे, बिल्डिंग्स बनाने पे खर्चा करते हो तो आपको उससे मिलता है क्या, टैक्स मिलता है, ठीक है। तो ये आपके फायदे के लिए होता है, लॉन्ग टर्म तक मिलते रहता है, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे छोटे खर्चे करते हो आप, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी दे रहे हो, जैसे कि ये सब चीजें, ठीक है। फिर डायरेक्ट टैक्स जो होता है, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स तो समझ ही गए, इनकम टैक्स वगैरह हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह हो गया। एड वोलरम टैक्स जो होता है, लेविड एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू, कितना वैल्यू आया उसका कुछ परसेंटेज लेविड कर लिया जाएगा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होता है, ड्यूटी टू ऑफसेट सब्सिडीज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, मतलब उस पे दे दिया जाता है कि चलो ठीक है तुम इस कंट्री में सेल करो, ठीक है, तुमको ये प्रॉफिट दिया जाएगा वगैरह वगैरह। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, जैसे चाइना वगैरह देखोगे तो बहुत चीप प्रोडक्ट बनाते हैं और इंडिया में डंप कर सकते हैं और यहाँ का बिजनेस चौपट हो सकता है, इसलिए उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है। फिर स्टैगफ्लेशन जो होता है, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ, ठीक है। इसको मतलब इन्फ्लेशन भी हाई कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है। हॉट मनी जो होता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव कैपिटल फ्लो को हॉट मनी कहते हैं। फिर लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इन इफेक्टिव एट नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गया होता है। बेसिकली मान लो आपका कुछ पैसे हैं, अगर नॉर्मल बैंक में भी रखते तो 6-7% तक आपको मिलता, लेकिन नहीं, सिंपली वो पड़ा हुआ है किसी बैंक में, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसका, कोई कुछ हो भी नहीं रहा है, तो दैट इज बेसिकली लिक्विडिटी। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, स्ट्रेस इन कॉर्पोरेट बैंक बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों में मैनेज जो करना पड़ता है, दैट इज। रेपो रेट पता होगा, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओवरनाइट बोरोइंग, ये आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग पिछले वीडियोज में अच्छे से बात करें हैं इस पे, ठीक है। फिर एक है आर्टिकल, ये इंश्योरेंस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, 100% एफडीआई वगैरह की। फिर इंश्योरेंस के लिए कुछ कुछ मतलब स्टैट्यूटोरी बैकिंग वगैरह क्या है, तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडिया में अगर स्टेट ऑफ इंश्योरेंस देखोगे, इंश्योरेंस का क्या हालात है, तो बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देखोगे तो ये यूनियन इंट्री लिस्ट 47 में आता है इंश्योरेंस। कंकरेंट लिस्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस सेंट्रल कंट्रोल्ड है। मेन स्टैटूज देखोगे इस पे कानून क्या क्या है, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 का है, ब्रिटिश जमाने का, प्राइमरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। एलआईसी एक्ट जो है 1956, ये भी गवर्न करता है इंश्योरेंस को। आईआरडीएआई जो है एक्ट 1999, ये स्टेटोरी रेगुलेटर आईआरडीए को बनाता है, ठीक है। फिर एक है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, ये जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज्ड कर दिया था, ठीक है। रेगुलेटर पूरे इंश्योरेंस का क्या है, आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेक्यूरिटी बॉडी है, याद रखना, हेडक्वार्टर्ड है ये हैदराबाद में, ठीक है। फिर एफडीआई देखोगे इंश्योरेंस में, तो एफडीआई लिमिट 2025 तक कर दी गई है 100%, और इसी के लिए बिल ले आई जा रही है, ठीक है, कि ये जो 74% इंश्योरेंस कंपनीज में जो एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी बढ़ा के 100% किया जा सके, ठीक है। तो ठीक है, अब ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है।
ये लाइफ कवर देता है। फिर पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंशियल कवर देता है। फिर आयुष्मान भारत, जिसको प्रधानमंत्री जन आयोग योजना से जोड़ा गया है। हेल्थ इंश्योरेंस देता है, वही 5 लाख वाला। क्रॉप इंश्योरेंस भी देता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, इंश्योरेंस एग्रीकल्चर। ई बीमा या बीमा सुगम, ये डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस इकोसिस्टम है। फिर बीमा विस्तार, ये कंपोजिट अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसमें लाइफ, एक्सीडेंट, हेल्थ, पॉवर्टी, ये सब कुछ कवर कर लेता है। ठीक है, इंश्योरेंस का अम्बुड्समैन कौन है, रखवाला कौन है? बेसिकली ये क्वासी जुडिशियल रिगार्डलेस रिड्रेस मैकेनिज्म है, मतलब जुडिशियल और मतलब एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, फिर सरल जीवन बीमा, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है, अब साइबर से रिलेटेड आर्टिकल है, देखो ये वाला। सुप्रीम कोर्ट गिव सीबीआई फ्री हैंड टू स्टॉप डिजिटल अरेस्ट। यहाँ देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ 3 कैटेगरीज इंश्योर करी है, डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम, पार्ट टाइम जॉब्स। तो हम लोग इसको देख लेंगे, इससे रिलेटेड लॉज वगैरह को देख लेंगे। ठीक है, तो कहाँ गया, यहाँ है। तो साइबर स्कैम हम लोग वही देख रहे थे, डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम एंड पार्ट टाइम जॉब स्कैम, और भी है कुछ कुछ, वो भी देखेंगे। तो वही सब है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में क्या होता है, विक्टिम जो होते हैं रिसीव कॉल रिसीव करते हैं फ्रॉम फेल लॉ इन्फोर्समेंट क्लेमिंग इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। बेसिकली कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या ऑफिसर होते हैं, ठीक है, एंड इसके मतलब क्या कर सकते हो, मनी, ब्लैक मनी, या फिर किसी को भी पता होता है, ठीक है, अब ये भी डरा होता है कि अरे भाई मेरे पास तो है, तो उससे कुछ तो निकाल लेता है। फोर्स टू स्टे ऑन वीडियो कॉल, पे मनी एज बेल या सिक्योरिटी। ठीक है, लीगल प्रोविजंस जो होता है इसमें देखोगे तो चीटिंग के लिए आईपीसी बीएनएसएस में दोनों में है। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए आईटी एक्ट का सेक्शन 66 सी है। इम्पर्सोनेशन के लिए 66 डी है। बेसिकली ये सब लीगल प्रोविजंस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या देखोगे तो फेक स्टॉक या क्रिप्टो या ट्रेडिंग एप्स होते हैं, इसमें गारंटेड रिटर्न्स की बात चलती है। ठीक है, उसमें पॉन्जी स्टाइल स्कीम्स होते हैं, ठीक है, और वो स्कैम इवेंचुअली कर जाता है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज बॉयज़ में, मतलब मिडिल क्लास यूथ्स में, बिकॉज दे डू वांट कि ओवरनाइट मिलीनियर बनना है इनको। ठीक है, तो दे इन्वेस्ट, क्या क्या पता नहीं कितने सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है, उसमें तो ठीक है। फिर पार्ट टाइम जॉब स्कैम, इसमें फेक जॉब ऑफर्स होते हैं, टास्क जैसे दिया जाता है क्या कि रेस्टोरेंट को रेट करना है, रिव्यू देना है, वीडियोज को लाइक करना है, यूट्यूब के वीडियो बैठ के देखना है, ठीक है, स्मॉल इनिशियल रिटर्न्स, फिर डिमांड्स डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है कि इनको प्रीमियम जॉब्स देने के लिए फिर पैसे, प्रीमियम मतलब छोटे छोटे टास्क जो होते हैं उनको देने के लिए फिर ये लोग पैसे मांगते हैं। ठीक है, कि आप अगर 750 रुपये दे के समथिंग दे के अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको ये वाला दिया जाएगा। नाउ वंस यू पेड यू आर लॉस्ट। ठीक है, फिर लोन ऐप स्कैम होते हैं, इंस्टेंट लोन ऐप्स। अगर आप का सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आप देखोगे कि रोज आपके पास फोन आ रहा है, ये बैंक से वो बैंक से, आपको जीवन में कभी उसका नाम भी नहीं सुने हो, ठीक है, कि ये लोन मिल जाएगा आपका, ये है वो है, दिस है डैट है, हाई इंटरेस्ट, ब्लैकमेल भी है, स्टोलन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर रोमांस स्कैम भी होते हैं, हनी ट्रैपिंग वाला तो पता ही होगा, इमोशनल मैनिपुलेशन, रिक्वेस्ट फॉर मनी, साइटिंग इमरजेंसी। ठीक है, फोन करके वो भाई ठीक है, फिर सेक्सटॉर्शन होता है, कोअर्शन थ्रू मॉर्फाइज्ड इमेजेस वीडियोस, डिमांड मनी। ठीक है, कोई फोटो हाथ लग गया या फिर वैसे करके मनी एक्सट्रैक्ट करने वाला। फिर सिम स्वैप है, सिम क्लोनिंग, फॉरस्टर गेट डुप्लीकेट सिम टू एक्सेस ओटीपीज वगैरह। ठीक है, अब गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव्स है साइबर फ्रॉड से, तो देखो इसमें बात चल रही है, ये वाला आर्टिकल देखो। स्मार्टफोन्स मेकर्स टोल्ड टू प्री इंस्टॉल संचार साथी। ठंडी का दिन है, पता नहीं गला का हालत खराब है, तो आई थिंक यू विल कोऑपरेट। तो संचार साथी को बोल रही है सरकार ना कि जैसे आपके फोन में बहुत सारे, जैसे कैमरा का ऐप है, ठीक है, दैट इज प्री इंस्टॉल, यू कैन नॉट अनइंस्टॉल इट। ठीक है, चाहे आपका ओएस का ऐप जो है, जैसे कि अगर आप सैमसंग यूज करते हो तो वन यूआई जो होता है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, यू कैन नॉट अनइंस्टॉल इट। ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर ये है, बस वो फंक्शन कर रहा है। तो
जो सरकार अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने सारे कंपनीज को, इवन कि सैमसंग, एप्पल, सबको ये नोटिस भेजा है कि बाबू तुमको संचार साथी ऐप जो है उसको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ ओएस ऐप। ठीक है। कब से? तो इसके लिए डेट दिया है फिक्स मार्च 2026 तक। और इसमें ये भी बोला है कि आपको जो पहले वाले फ़ोन्स हैं उसमें जब सॉफ्टवेयर अपडेट आप देते हैं तो उसमें आप इसको एज एन अपडेट डाल दोगे। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना चाहता है सरकार, देखो ये संचार साथी के बारे में देखेंगे। इससे स्कैम कॉल्स, आइडेंटिटी सिम कार्ड वगैरह, फिर आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है तो मतलब वो डिसेबल किया जा सकता है। तो ये सब फीचर्स की बात कर रही है सरकार। तो बेसिकली सरकार का तर्क ये है कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन वो सब जो हैं कंपनी जो हैं वो कह रही है कि डीपीडीपी एक्ट के अंतर्गत सरकार को बहुत सारा बेनिफिट हासिल है इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो अगर सरकार कुछ करती है, जैसे कि बीच में पता चला था पेगासस सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है, कि एमपी जो हैं भारत के कुछ बड़े जर्नलिस्ट हैं वो लोग सरकार के रडार में है, ट्रेसिंग किए जा रहे हैं वगैरह। तो ऐसा सरकार कर सकती है। ठीक है। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि आप लोगों को बहुत पता भी होगा कि डिजिटल एज में अगर आप समझते हैं कि आपकी कुछ प्राइवेसी है तो आप इल्यूजन में जी रहे हैं। ठीक है। या तो आपको सरकार ट्रैक करे या फिर आपको कंपनीज ट्रैक करे। ठीक है। everyone is tracking yours everything। ठीक है। वॉट एवर इज अवेलेबल इन योर फोन, इवन की आपकी साउंड भी ट्रैक हो रही है। तो दिस इज अ मिथ। इसलिए अगर सरकार परमिशन चाहती है तो दे दीजिए बिना वो का, क्योंकि ऑलरेडी आप हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब नया कुछ होने वाला है। ठीक है। तो संचार साथी जो ऐप है ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक स्टोलन फोन्स, ब्लॉक फेक सिम्स, आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट केवाईसी कनेक्शंस वगैरह वगैरह के लिए है। ठीक है। एक चक्षु पोर्टल है। ठीक है। चक्षु पोर्टल जो है ये पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड नंबर्स अकाउंट्स बिफोर बीइंग स्कैम्ड। ठीक है। तो इस पे जाके आप अपना सस्पेक्टेड चीजों को रिपोर्ट कर सकते हो। साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930। ठीक है। फिर इंडियन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। फिर साइबर सुरक्षा केंद्र है। फिर शर्ट इन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, चाहे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के लिए है। डिजिटल इंडिया साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम दिशा चलता है। ठीक है। फिर साइबर सुरक्षित भारत कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ऑफिशियल्स के लिए। फिर ई जागृति है। ठीक है। ई सेफ्टी इनिशिएटिव्स फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल साइबर हाइजीन मॉड्यूल्स। और ई जागृति पे आप जाके अपने राइट्स, अगर आपका वो डिस्प्यूट्स है कोई कंपनी के खिलाफ तो इस पे आप फाइल कर सकते हो। एमएचए का I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये कोऑर्डिनेशन फॉर साइबर पुलिसिंग के लिए है। फिर GRIP है, ग्लोबल रैपिड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम ट्रैकिंग ग्लोबल फ्रॉडलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 24-25 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो एक आर्टिकल है, वाई डज इंडिया नीड बायो रेमिडेशन। ठीक है। इसमें वही सब बात हो रही है, लैंडफिल में जो भी वो इसकी इंडिया जो डेवलप कर रहा है वो उसका जो डेवलपमेंट ग्रोथ है या ग्रोथ है बेसिकली वो पॉल्यूशन से होके गुजर रहा है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है, तो ये सब बातें करी जा रही है। हम लोग इसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो बायोरेमिडेशन क्या है? इसका डेफिनेशन कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है। ये इन सेतु एक्स सेतु दोनों तरीके से होता है, मतलब कि आप वहीं पे ट्रीटमेंट कर सकते हो या फिर वहां से पॉल्यूटेंट्स को उठा के किसी प्लांट में ले जाकर ट्रीटमेंट करो फिर ले आके यहाँ रख दो। तो दैट इज एक्स सेतु। ठीक है। फिर बायो ऑग्यूमेंटेशन होते हैं, फिर बायो स्टिमुलेटेड रेमिडेशन होते हैं। ठीक है। इसमें कुछ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो शूडोमोनास होता है, ये डिग्रेडेशन बाई हाइड्रोकार्बन ऑयल स्पिल्स को। बैसिलस होता है ब्रेकडाउन ऑर्गेनिक वेस्ट, हेवी मेटल इमोबिलाइजेशन। फिर नाइट्रोसोमानास होते हैं, कन्वर्ट्स एमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देते हैं। ठीक है। फिर एल्काली जीन्स होता है, ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स एंड फिनॉल्स को डिग्रेड कर देते हैं।
जेटोबैक्टर होता है, ये सॉइल रेमिडिएशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। फिर साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा, हेवी मेटल अब्जॉर्प्शन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। फिर एस्परजिलस के बारे में आपको पता होगा, ये एक फंगस है, पेट्रोलियम डिग्रेडेशन में काम करता है। फिर फेनरो के टीई फैनरोकैटी, फिर क्रिसोसॉर्पियम नाम भी अच्छा है। फिर लिग्निन डिग्रेडेशन में काम करता है, टेक्सटाइल डाई इफ्लुएंस में। फिर इसका देखोगे इन सब का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो जहाँ ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में, डिटॉक्सिफिकेशन, लैंडफिल रेमेडिएशन में, एसिड माइन ड्रेनेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो रिमिडिएशन से रिलेटेड। देखो एक टॉपिक हो रही है कि द साइंस टेक्नोलॉजी एंड पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर इन स्पेस। स्पेस की बात चल रही है, लेकिन ठीक है, अभी ये लोग मार्स पे कह रहे हैं, या मून पे जब 15 दिनों तक अंधेरा रहता है तो वहाँ सनलाइट को एज अ टूल नहीं यूज किया जा सकता है एनर्जी जनरेशन के लिए, तो हम लोग को न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। फिर मार्स पे भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने होंगे, तो दैट इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट। हम लोग इसको देख लेंगे कि इसमें हमारा काम का चीज जीएस के लिए क्या क्या है, एंड थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी। तो न्यूक्लियर पावर का बेसिक साइंस अगर देखोगे तो इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। देखो एक फ्यूजन होता है जिसमें दो हेवी न्यूक्लियाई मिलके एक लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, तो दो लाइटर मिलके एक हेवी न्यूक्लियाई बना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम का वो बनाता है। इसके फ्यूजन के समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो यूज कर लिया जाता है, एंड दिस इज वेरी टफ। ये सन में फ्यूजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है। लेकिन हम लोग जब न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं इसमें फिशन कराते हैं, ठीक है, हेवी न्यूक्लियाई को लाइटर में तोड़ते हैं, चेन रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हीलियम को दो हाइड्रोजन में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, तब हीट रिलीज होता है, फिर वाटर से उसको कूल करते हैं तो उसमें स्टीम निकलता है, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चला देते हैं, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस है कि न्यूक्लियर फिजन होगा, उससे हीट रिलीज होगा, हीट से वाटर को गर्म करेंगे, स्टीम निकलेगा, भाप, ठीक है, एवेपोरेशन के थ्रू, और उससे टरबाइन घुमाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो फिसाइल मटेरियल्स होता है, यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है। इसमें मॉडरेटर होते हैं, हेवी वाटर जिसको D2O कहते हैं, चाहे लाइट वाटर, चाहे ग्रेफाइट, ये स्लो न्यूट्रॉन्स इसमें से निकलता है। कूलेंट होता है, देखो मॉडरेटर याद कर रखना D2O होता है। कूलेंट में भी हेवी वाटर, लाइट वाटर, CO2 भी यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम भी यूज करते हैं इन फास्ट रिएक्टर्स में, ठीक है। देखो मॉडरेटर कूलेंट एक ही होता है, मतलब एक ही तरह का काम करता है, बट बाद बाकी इसमें हेवी वाटर को यूज किया जाता है, इसमें भी किया जाता है, लेकिन CO2 भी यूज हुआ जाता है। इसमें कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं वो कैडमियम का होता है, बोरॉन का होता है, हैफनियम का होता है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्यूल फॉर्म देखोगे तो यूरेनियम डाइऑक्साइड EO2 निकलता है, ठीक है, या यूज होता है। अब देखो रिएक्टर टाइप टोटल अभी 4 तरह के हैं। PHWR प्रेशराइड हेवी वाटर रिएक्टर, फिर BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, NFRB फास्ट बीटर रिएक्टर। इंडिया का इसमें स्पेशलिटी है, ठीक है। विक्रम साराभाई का प्रोग्राम था, चलो ठीक है। अब इंडिया में एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स देखोगे अभी तक का अपडेटेड, तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है राजस्थान में, ये PHWR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे है। ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन ये गुजरात में है, ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, तैप्स, ठीक है। नौरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटका में है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम में है, ये कलपक्कम वाले में ही हम लोग हेवी फास्ट बीडर रिएक्टर का हम लोग स्टेज सेकंड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। कुदनकुलम इसमें तमिलनाडु में है, ठीक है, रसियन हेल्प से बना है। आने वाला भी है, देखो कुदनकुलन में 2 यूनिट जो है 3 से 6 वाला, ये हेवी वाटर ये जो था ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये वाला यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब इस पे रिसर्च चल रहा है। फिर गोरखपुर हरियाणा ANU विद्युत परियोजना, ठीक है। फिर करपक्कर एक्सपेंशन गुजरात में हो रहा है, ये माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट राजस्थान में है। चुतका न्यूक्लियर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। कोवादा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। जैतपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर कल्पकम जो है ये FBR
प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर इंडिया का यूनिक फीचर देखोगे तो लार्जेस्ट फ्लीट है PHWR का यूजिंग नेचुरल यूरेनियम प्लस हेवी वाटर। हम लोग 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। स्टेज 1 में हेवी वाटर वाले को यूज करते हैं यूरेनियम 235 का। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कराते हैं जिसमें प्लूटोनियम करते हैं। इसके बाद जो हमारा निकलेगा स्टेज 3 थोरियम रिएक्टर्स बनेगा, ठीक है। यूरेनियम 233, थोरियम 232। तो हम लोग का ये चीज है ना कि इंडिया में थोरियम का एडवांटेज है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स है मोनाजाइट सैंड्स केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसलिए इंडिया इस पे जोर दे रहा है। तो देखो हम लोग ये सारा कर लिए। द हिंदू में ना एक क्विज सेक्शन देता है तो हमको ठीक लगा, ठीक है। हाँ, आप लोग भी इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि आइंस्टीन्स इक्वेशन लिंकिंग स्पेस टाइम मैटर एनर्जी किससे रिलेटेड है? तो फील्ड इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेस टाइम प्रॉपर्टी दैट टेल्स मास हाउ टू बेंड, ये मास को बोलता है कैसे बेंड करना है, तो दैट इज कर्वेचर। ये स्पेस टाइम का प्रॉपर्टी है। मैथमेटिशियन हु फॉर्मलाइज मैथ्स ऑफ स्पेस, तो ग्रिगोरियो रिकी करबास्त्रो थे, ठीक है। ओरिजिनेटर ऑफ थ्योरी इन विच ग्रेविटी एक्टेड इंस्टेंटली, तो दैट वाज आइजैक न्यूटन। मैथ्स टूल दैट जनरलाइजेज स्केलर्स एंड वेक्टर्स टू मोर डायमेंशंस, तो उसको टेंसोर्स कहते हैं, ठीक है, टेंसोर्स। तो याद रखना ये सब कॉन्टिक एग्जाम में पूछ ले। तो हमारा आज का आर्टिकल करके हो गया। हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।